हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज ठंड ज्यादा है? हाँ, थोड़ी तो है। आज की ठंड थोड़ी ज्यादा तो है, सही। ये बात तो आप लोग सही कह रहे हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। लेक्चर का होमवर्क जरा देख लिया जाए, क्या क्या है। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे गाइस। होमवर्क, होमवर्क, होमवर्क जरा देख ली जाए, क्या क्या होमवर्क में है। होमवर्क और कुछ खास दिख तो नहीं रहा यार। सर कल आकाश का टेस्ट दिया, 581 आए हैं, फिजिक्स में 132। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अह, सारे क्वेश्चन आपने दिए रेजिस्टेंस वाला, करेक्ट। ओके, तो हो जाएंगे फिर तो। हाँ, चलो भाई लोगों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम बिना किसी देरी के। तो स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है आप सभी का। सही तो है। शिवम भाई, कितने की है टेस्ट सीरीज? नमस्कार बच्चे लोग, नमस्कार। राम राम साहब, राम राम। राम राम। राम राम साहब, राम राम। टिन 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 टिन। आइए भाइयों, शुरू करते हैं प्रोग्राम। देखो, शिवम भाई ने सारे राज खोल दिए। शिवम भाई ने सारे राज खोल दिए। ये कितने की ही टेस्ट सीरीज के भाई, बिल्कुल फ्री है। टेलीग्राम पे एकदम फ्री मिल जाती है। जब दुनिया का सारा माल फ्री पड़ा हुआ है तो पैसे काहे को देने का है। देखो। चलो भाई, शुरू करें आज का प्रोग्राम। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। ओहो। और ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है आज। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी ठीक है। ठीक ठाक ठंड हो चुकी है आज। चलो। जनता भी कमाई है आज तो। लगता है ठंड का प्रकोप कुछ ज्यादा ही हो गया है भाई साहब। है। ठंड का प्रकोप कुछ ज्यादा ही हो गया है आज। ठंड का असर दिखने लगा है। आओ। चलो भाई, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस के बारे में कि प्रतिरोध चीज क्या होती है, उसका फॉर्मूला बताया था। और उस पे एक कंडीशनल केस बताया था। बाकी आज उस पर थोड़ा सवाल भी करेंगे, तो आओ मेरे दोस्तों। किधर है प्रतिरोध? ये रहा प्रतिरोध। ठीक है। आओ। अब होमवर्क डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ छोटे छोटे एग्जांपल दूंगा, फिर हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो लास्ट क्लास में आपने बताया कि किसी भी चालक का जो रेजिस्टेंस होता है वो रो एल बटा ए होता है। किसी भी चालक का प्रतिरोध हमारे पास ये होता है। इसमें रो होता है हमारे पास क्या? रेजिस्टिविटी, है ना? यस, सही बात दिलाया। पहले आपका एक पीवाई की क्वेश्चन है, पहले जरा वो कर लेते हैं। थैंक यू नीलू गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। नीलू गुप्ता जी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सुमो खान, आई एम वेरी वेरी गुड। आप कैसे हैं? देखो, क्वेश्चन मेरे को भी याद नहीं है, मुझको निकालना ही पड़ेगा। या फिर यहाँ क्यों दे रहा हूँ मैं, रुक जाओ।
हाँ भाई, क्वेश्चन मैं ना डायग्राम रखता हूँ, डायग्राम से पढ़ भी दूंगा, आप बस उसको चेक कर लेना, ठीक है। नीट 2025 PYQ चैप्टर किसका है? कैपेसिटर का। ठीक है, क्वेश्चन मैं जरा रीड करता हूं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की पट्टिकाएं डी दूरी से पृथक हैं। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की पट्टिकाएं कि भैया एक पट्टी दूसरी पट्टी, ये दोनों आपस में क्या है? डी दूरी से पृथक हैं, ऐसा बोल रहा है। भिन्न भिन्न पराविद्युतांक क्रमशः K1 और K2 और मोटाई क्रमशः 3D/8 और D/2 के साथ दो सिल्लियों को संधारित्र में प्रवेश कराया जाता है। कि हमने दो पराविद्युतांक इसमें डाले हैं, हमने इसमें दो अलग अलग पराविद्युतांक डाल दिए हैं। एक की मोटाई है 3D/8 और एक का मोटाई है हमारे पास कितना? D/2, ऐसा वो हमसे कह रहा है। ठीक है, तो पहले का पराविद्युतांक K1, दूसरे का K2, इसकी मोटाई है 3D/8, ये कितना? D/2। अब ये थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है कि सर इनको जोड़ने पे कुल दूरी डी नहीं बन रहा है, मतलब बीच में कुछ जगह हवा की खाली, बीच में कुछ जगह मेरे पास क्या है? हवा के लिए खाली रख दिया गया। अच्छा, मतलब यहाँ क्या है? हवा है। और इसकी मोटाई कैसे निकालोगे? सर कुल दूरी में से इन दोनों को घटा दो, इन दोनों पे घटा दो, घटा दो, घटा दो, घटा दो। डी माइनस D/2 होता है, माइनस का 3D/8 आएगा। एलसीएम ले लिया जाए 8, ऊपर जाएगा 4, 4 माइनस 1 डी, ये आएगा। तो भाई इस भाग की मोटाई D/8 हो गया। ठीक है, आगे भाई फिर बोल रहा है कि यदि यदि मेरे पास K1 का मान 1.25 गुना है K2 का, ठीक है, कि इसके कारण धारिता जबकि पट्टिकाओं के बीच कुछ नहीं हो तब की तुलना में 2 गुना अधिक है। कि अब मेरे पास जो धारिता आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि अब जो मेरे पास नई धारिता है वो पहले के मुकाबले 2 गुना आ रहा है, जिसमें K का संबंध ये दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है कि K1 का मान बताओ, ये सवाल था। ठीक है, एक बार पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन क्या था? एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाएं डी से पृथक हैं। भिन्न परावैद्युतांक क्रमशः K1 और K2 क्रमशः 3D/8 और D/2 के साथ दो सिल्लियों को संधारित्र में प्रविष्ट कराया जाता है। ठीक है, तो संधारित्र को प्रविष्ट कराया जाता है। इसके कारण धारिता जब पट्टिकाओं के बीच कुछ नहीं हो तब की तुलना में 2 गुना अधिक है। यदि K1 का मान 1.25 गुना है K2 का, तो K1 का मान हमारे पास क्या होगा? ये सवाल था। ठीक है, ये आपका PYQ था नीट 2025 का। अब सर दिखने में सवाल थोड़ा लग रहा है खतरनाक, यहां से लग तो रहा है सर, लग तो रहा है। जरा सोचो, हमने एक चीज सीखा हो सर, क्या सीखा हुआ? याद करो, हमने कहा था कि जब कभी आप कुछ माध्यम डालते हो तो नई वाली धारिता पुरानी वाले की K गुना हो जाता है। अभी वो कह रहा है कि कितना है पास? ये 2 गुना है, मतलब K का मान कितना? 2 है। तो K इक्विवेलेंट कितना मेरे पास? 2 है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये मेरे पास क्या है? श्रेणी क्रम में लगे पड़े, श्रेणी क्रम में लगे हमें। तो याद करो, हमने इनका डी तुल्यांक, हमने इनका K तुल्यांक ऐसे निकाला था, D/KE, पहले की दूरी 3D/8, D1 K1, D2 K2, D3, और उसका K3 कितना? 1 होता है, हवा है, हाँ सर चल जाएगा। ऊपर से K1 का संबंध दे रखा है, लेकिन उसने हमसे K1 पूछा हुआ है। तो एक काम करो, यहां से K2 निकालो, है ना? कैसे भैया? ये रहा K1, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा भैया 125/100, ये रहा K2, 25 से कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 4 बार में, तो K2 का मान भैया होगा 4K1/5। उठा के लेंगे, यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, आओ भैया, K तुल्यांक 2 है, तो सब में से पहले डी 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 काट दो। K तुल्यांक कितना? 1/2 है, 3/8 K1 चलेगा, प्लस 1/2 इंटू K2 कितना मेरे पास है? 4K1/5 होगा। ये कितना मेरे पास? 1/8 होगा, परफेक्ट है।
1/2, इस 1/8 को यहां ले आए, ले आओ। इन दोनों को देखो, 8K1 कॉमन लूंगा, ऊपर 3 + 5 8 बनेगा, चलेगा। यहां पे लेंगे एलसीएम 8, 4 - 1 3 बराबर 8 से 8 काटो, 1/K1 आएगा। हाँ सर, यहां से K1 का वैल्यू कितना है पास, 8/3 निकल कर आ गया। ये आपका आंसर 8/3, ये आपका आंसर हो गया। सर सवाल बहुत लंबा नहीं था, लेकिन सोचने वाला सवाल था। सोचने का पार्ट क्या था? तो सोचने का पार्ट इसमें यह था कि भैया हमारे पास बीच में थोड़ी जगह हवा के लिए खाली रखी गई है। क्वेश्चन में बोला नहीं है, लेकिन वो डेटा से नजर आता है कि भाई बीच में कुछ जगह हवा के लिए खाली छोड़ा गया है। ठीक है, जब इसमें भाग दोगे तो ये आपका 2.66 आएगा, जो कि आपको ऑप्शंस में दिया हुआ है 2.66। बोलो भैया, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है क्या बेटा? देखो, क्लियर है? एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, देख लो, बड़े सवाल है। देखो क्या बोलता है कि समांतर प्लेट संधारित्र है, उसके बीच में दो अलग अलग माध्यम डाले हैं, दो अलग अलग माध्यम डाले हैं। पहले का पराविद्युतांक K1 है, उसकी मोटाई 3D/8। दूसरे का पराविद्युतांक K2 है, उसकी मोटाई D/2 है। अब समझ में आता है कि इनको जोड़ने से कुल डी तो नहीं बन पाएगा, मेरी मतलब कि बीच में कुछ भाग हवा का खाली है, तो मैंने हवा की दूरी निकाल ली, काम खत्म। अब मुझे दिखता है कि तो श्रेणी क्रम संयोजन है, और क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि जो नई धारिता है पुराने वाले की तुलना में 2 गुना ज्यादा है, तो मैंने लिखा 2 गुना ज्यादा, मतलब कि यही मेरे पास क्या है, के का वैल्यू बनेगा। तो के तुल्यांक कितना, 2 हो गया। के तुल्यांक निकालना आपने सीखा था, D/K1 D/K2, है ना? D1/K1 D2/K2 D3/K3, उन सबको जोड़ो, बराबर में कितना, D/K तुल्यांक। हाँ सर, तो डी सब में से कट जाएगा, के तुल्यांक 2 है, K1 तो K1 है, K2 उससे निकाल के यहां डाल दिया, इसको उठा के यहां लाया, घटाया, सोल्व किया, काम खत्म। बस ये सवाल था। ठीक है, तो भाई सवाल अच्छा था, बढ़िया सवाल। उम्मीद है मुझे इसमें कोई समस्या नहीं होगा। भाई क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कल पढ़ा रेजिस्टेंस के बारे में। हाँ सर, रेजिस्टेंस का बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला भी मेरे पास कितना होता है, ρL/E। तो इसमें रो होता है प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, जो केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पे निर्भर करता है। इसका रेजिस्टेंस से, लंबाई से, एरिया से कोई लेना देना नहीं होता। इसमें एल होता है लंबाई, ए होता है एरिया। हाँ जी सर, ठीक है। अगर मैं डायग्राम बनाऊं कि हमारे पास ऐसे कोई चालक है, चालक, ठीक है सर, एरिया कौन सा वाला लेना होता है, बच्चा अक्सर यही पूछता है, सर एरिया कौन सा लें? जहां से आपका करंट एंट्री मार रहा है, जहां से करंट एंट्री मारता है, उसके लंबवत वाला एरिया ये लेना होता है। ओके, और करंट एक सिरे से दूसरे सिरे तक कितना दूरी चलता है, वो होता है इसका लंबाई। ओके सर, और ए होता है, ए होता है एरिया, और रो होता है इसका रेजिस्टिविटी, जो कि पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, मटेरियल फिक्स, ये भी फिक्स। अच्छा, अब इससे काफी सारे छोटू मोटू इजी इजी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बन जाते हैं, जरा उनको देख लेते हैं। देखो भैया, ये बॉक्स है, इसकी एक साइड ए है, दूसरी बी, तीसरी सी है। ये मेरे पास एक बॉक्स है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां आपको दर्शा रखा है। अब सवाल ये है, अब सवाल ये है कि भैया मुझे इस सरफेस और इस सरफेस के मध्य प्रतिरोध बताना है। अगर पदार्थ की प्रतिरोधकता रो है तो, ठीक है, कि भाई यहां से करंट का एंट्री हो जाए, यहां से करंट बाहर निकल जाए, इसको मैं ए और ए डैश कह रहा हूं, तो बताओ RA A डैश कितना होगा? सर कैसे करेंगे? अरे बिल्कुल,
बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है सर कितना, रो एल बटा ए। अरे हाँ सर, रो क्या होता है, प्रतिरोधकता, एल क्या है लंबाई, ए क्या है एरिया। आराम से देखो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सर पहला भाग आर मुझे निकालने का है, रो तो सेम रहेगा। हाँ सर, अब अगर ध्यान से देखो, करंट को कितना लंबाई चलना पड़ रहा है, इस सिरे से इस सिरे तक, इस वाले सरफेस से इस वाले सरफेस तक चलने के लिए उसको कुल मिला के ये ए दूरी चलना पड़ेगा। और ये हाँ सर, बात तो एकदम करेक्ट है। तो उसको चलना पड़ेगा दूरी ए, डिवाइड में कितना आएगा सर, जहां से एंट्री मारा वहां का एरिया। देखो भैया, यहां से एंट्री मार रहा हूं, यस सर। ये भुजा की लंबाई कितना, बी कहा गया। ये कितना हमें सी कहा गया। ये कितना हो गया, बी हो गया। ये कितना, सी हो गया। अरे सर, ये तो आयत है, तो आयत का जो एरिया होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब कि बी इंटू सी आएगा। बोलो हाँ कि ना। क्या ये पार्ट सभी को एकदम 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 क्लियर है क्या? क्या ये बात सभी को क्लियर है? वेरी गुड सावन भाई, सावन भाई एक नंबर। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं भैया मुझे सेम टू सेम चीज बताओ, लग तो पाएगी, वो तो पाएगी यार। देखो, इस डायग्राम को चेंज करते हैं, इस डायग्राम में थोड़ा बदलाव कर दिया जाए। लो भैया आओ, ठीक है। चर्चा अब हो रही है किसी दूसरी सरफेस, कौन सरफेस है, ये ऊपर वाली, देख पा रहे हो, ऊपर का सरफेस, यहां से करंट आ जाए, नीचे का सरफेस, यहां से करंट बाहर निकल जाए। बताइए, इधर मेरे पास क्या, इनको मैंने बी और बी डैश कह दिया है। बताओ बताओ कितना आंसर आएगा भैया? इसका कम से कम जवाब देना, मेरे को जवाब चाहिए, मेरे को इस चीज का। वेरी गुड सावन बेरवा बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। वेरी गुड, पे चेक कर लो। सर करंट इस बार ऊपर से आ रही है, नीचे से बाहर निकल रहा है। तो अगर ध्यान देखोगे, थोड़ा ध्यान से अगर फोकस किया जाए, तो सर इनडायरेक्टली हम इस सरफेस से इस सरफेस तक आएंगे, कुल मिला के इतना नीचे आना पड़ेगा सी दूरी। देख पा रहे हो? हाँ सर। तो रेजिस्टेंस रो, दूरी चलना पड़ा सी, बटे में बची दो भुजाएं, बी और ए, बी तो ए और बी, तो ए और बी का गुणनफल ए बी, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, सही है, बहुत बढ़िया। अब आने को इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे टिपिकल सवाल बनाए जा सकते हैं, वो एग्जामिनर का मूड होता है, ठीक है। हालांकि अपना नेट में वैसे सवाल आने की उम्मीद ना के बराबर है, तो अपन उसको करेंगे भी नहीं, ठीक है। आ जाओ, लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया था, हाँ से दिया तो था, चेक कर लेते हैं कि एक गुटके की बीमा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, तब विपरीत सतहों के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा। सर ये कैसे करें? सर इसको देख कर हमारा दिमाग फट गया। सर ये अधिकतम न्यूनतम वाली बात अभी कहां से आ गई? अरे बेटा, मैं लाल में हूं ना, टेंशन काहे लेता है। देखो यहाँ पे, देखो, ये अपने पास बॉक्स है,
ठीक है, इसकी सारी भुजा अपने को दे रखा है। कितना, 1 सेंटीमीटर। देखो भैया 1 सेंटीमीटर सबसे छोटा वाला हिस्सा है, 1 सेंटीमीटर भैया, 1 सेंटीमीटर सबसे छोटी लंबाई भैया, ये कितना, 1 सेंटीमीटर। सर फिर 2 सेंटीमीटर, ये ले 2 सेंटीमीटर करता हूं, और सबसे बड़ी वाली भाई कितना, 3 सेंटीमीटर। ऐसा ही है? हाँ सर। अब जरा अपने फॉर्मूला को देखते हैं। क्या प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो एल बटा ए। हाँ सर। अगर चीजें थोड़ी ध्यान से सोच पाओ, अगर चीजों को थोड़ा ध्यान से, तमीज से, प्यार मोहब्बत से सोच पाओ, देख पाओ हम क्या कह रहे हैं। अगर देखो तो भाई आर समानुपाती है एल के, और आर समानुपाती है 1 बटा एरिया के। अगर एक सिंपल सी बात मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे प्रतिरोध को अधिकतम करने का है, अगर मुझे प्रतिरोध को अधिकतम करने का है, तो मुझे आप बताओ लंबाई कैसी होनी चाहिए, कम या ज्यादा? लंबाई कैसा होना चाहिए, कम या ज्यादा? जल्दी मेरे को बताओ, बताओ देवता हूं, थोड़ा सा हाथ पे चला लो। ज्यादा होना चाहिए, एकदम सही बात। लंबाई हमारे पास ज्यादा होना चाहिए। और एरिया, एरिया कैसा होना चाहिए? एरिया कैसा होना चाहिए, कम या ज्यादा? एरिया कैसा होना चाहिए, कम के ज्यादा? मिनिमम कम होना चाहिए सर, ऐसा क्यों? मैं देखो आर समानुपाती है एल के। हाँ सर। अगर मुझे आर को मैक्सिमम बनाना है, तो जो आर के साथ में समानुपाती होता है, मुझे एल को भी मैक्सिमम करना पड़ेगा। और जो एरिया है, एरिया उल्टा, तो मुझे उसको मिनिमम करना पड़ेगा। अच्छा है, मिनिमम करना पड़ेगा। अब डायग्राम को देख के सोचो, सबसे बड़ी लंबाई सर कौन सा? सर सबसे बड़ी लंबाई तो 3 है। सबसे बड़ी लंबाई तो 3 है। अरे हाँ सर, तो सबसे बड़ी लंबाई अगर 3 है, तो भाई भैया मुझे इन सरफेस के बीच का जो प्रतिरोध होगा, इस लंबाई के दोनों तरफ की जो सरफेस होगी, इस लंबाई के दोनों तरफ की जो सरफेस होगी, उनके मध्य आपको प्रतिरोध सबसे ज्यादा मिलेगा। ओके सर, मैं नाम कह दो उसको, इसको मैं R1 कह रहा हूं फिलहाल, है ना, इसको 1 कह रहा हूं। देखो मेरे पास R1, रो तो कांस्टेंट है, यस सर। सबसे अधिक लंबाई 3, बची हुई 2 से एरिया मिलेगा, समीकरण नंबर 1। अच्छा, अगर मान लो, अगर मान लो कि अगर मेरे पास मुझे आर को करना हो मिनिमम, तो उम्मीद है अब बात समझ चुके होंगे कि अगर लंबाई को न्यूनतम करना होगा, तो एरिया को न्यूनतम करना है, क्या बोल रहा हूं, अगर प्रतिरोध मुझे न्यूनतम करना है, तो लंबाई मेरे पास न्यूनतम होना पड़ेगा और एरिया सर्वाधिक होना पड़ेगा, मैक्सिमम। तो मैं देख लो, सबसे छोटी लंबाई कौन सा? सर 1 है। सबसे छोटी मेरे पास कौन सा? 1 है। अरे हाँ सर, वह सबसे छोटी 1, तो R2 या बोले आर मिनिमम, ये मैक्सिमम था। तो सबसे छोटी लंबाई 1, बचे हुए 2 से एरिया वो सर्वाधिक आएगा, 2 हो गया। मुझे इनका अनुपात लेना है, तो आर मैक्स, आर मिनिमम। देखो रो से रो कटेगा, 2 से 2 कटेगा, ऊपर बचा है 3, नीचे बता है 1/3, 3 गया ऊपर, 9:1। तो 9:1 यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बोलो भैया, क्या इसमें किसी तरह की कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा है क्या? बता दो भैया, डन है कि सर? हाँ। और पता है सवाल अच्छा है, सवाल बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। चलो, ये कौन किया बताओ, ये किसने किया? हालांकि तुम्हारी शक्लें, तुम्हारे रिप्लाई देख के समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया है, आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया है, सिर्फ एहसान कर दिया कि सर हाँ मैंने ट्राई किया था सर। किया है, क्या बात है। तो देख लेते हैं। हाँ, विभिन्न पदार्थ, भैया पदार्थ अलग है, पदार्थ अलग है,
विभिन्न पदार्थ के बने दो तारों के विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात 2:3 है। ओ माय गॉड, कहता है कि रोवन बटे रूटू का अनुपात भाई साहब 2/3 है। 2/3 समझ रहे हो आप। और लंबाइयों का अनुपात कहता है कि लंबाइयों का जो अनुपात है मालिक वो है 3/4। ऊपर से कहता है कि जो एरिया का अनुपात है वो है 4/5। माय गॉड। तो बोला गया है प्रतिरोध का अनुपात बताइए। अच्छा, प्रतिरोध आर कितना होता है? इसे ये होता है रो एल बटा ए होता है। अगर इसके हिसाब से दो प्रतिरोधों का अनुपात निकाला जाए, रो तो सामने है, समानुपाती है, तो समानुपाती में अनुपात आ जाएगा। लंबाई भी समानुपाती है तो लंबाई के अनुपात में मामला सेट हो जाएगा। एरिया उल्टा है तो उसको एरिया को उल्टा कर डालेंगे। बहुत सही है। तो रो का अनुपात है 2/3, लंबाई का अनुपात है 3/4, एरिया का अनुपात उल्टा करने का मतलब 5/4 होगा। हाँ जी मालिक, सही है। तो लेगा। अच्छा, फर्स्ट वाला नहीं बना। ओहो, 3 से 3 काटूंगा, 2 से इसको काटूंगा, 5/8 बना दूंगा। ओहो, ऑप्शन सी। डन सर, बढ़िया 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 बढ़िया। अगला बताओ। समान पदार्थ के दो तार, समान पदार्थ के दो तार हैं ए और बी जिनके द्रव्यमान समान है, त्रिज्याएं 2r और r हैं। यदि तार ए का प्रतिरोध 34 ओम हो तो तार बी का प्रतिरोध कितना मेरे पास होगा? अब देता हूं, ये बात जरा समझिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होने की बात है। ठीक है, साफ साफ कहता है कि मेरे पास द्रव्यमान समान है। ठीक है, द्रव्यमान समान है। अच्छा है सर, द्रव्यमान समान होना मतलब आयतन भी तो सेम होगा ना, क्योंकि हम क्या बोलते हो, द्रव्यमान होता है डेंसिटी इंटू आयतन। ये होता ना, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यस सर, तो डेंसिटी तो चेंज हो नहीं रहा, हम यही मान के चल रहे हैं। चेंज होता तो वो क्वेश्चन में कहता, पर नहीं हो रहा। ठीक है, तो मेरे पास क्या, मास और वॉल्यूम दोनों वस्तुओं के सेम है। वॉल्यूम सेम वाली कहानी मैंने आपको कल समझाई थी। वॉल्यूम सेम वाला कहानी हमने आपको कल समझाया था, और ये ओरली करना सीखो, इसमें ध्यान दो। कोई बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट नहीं भैया, इतना आसान कि भैया आप बिना पेन उठाए कर सकते हो, बिना पेन उठाए। ध्यान से देखना क्या कहता हूँ। देखो भैया, आयतन नियत है, हाँ सर, तो L इंटू ए, लंबाई इंटू एरिया कांस्टेंट रहेगा। हाँ सर। अब वो यहां से किसी में भी चेंज करवाए, अब वो यहां से किसी भी चीज को चेंज करे, मुझे आंसर आना चाहिए। मुझे आंसर आना चाहिए सर। कैसे होना चाहिए, मैं देख ले, तुम्हारे सामने करता हूँ, तुम्हारे सामने करता हूँ। कल मैंने लंबाई वाला पार्ट किया था, हाँ, मैं आज एरिया करता हूँ, मैं आज एरिया वाला करता हूँ। आज देखना, मैं कहता हूं कि अगर मैं एरिया को 2 गुना कर दूं तो प्रतिरोध, नहीं, n गुना, n गुना कर दूं तो प्रतिरोध में क्या फर्क पड़ेगा? सवाल ये कि मेरे पास नया प्रतिरोध कितना होगा, R1 कितना होगा। आराम से करूं, कोई दिक्कत नहीं। हम ये मान के चल रहे हैं कि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मेरे पास आयतन नियत है, आयतन नियत है, चल रहा है। ठीक है, तो आयतन नियत है तो इसके हिसाब से A इंटू एल मेरे पास क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए। यस सर, तो लंबाई समानुपाती है 1/एरिया के। अब ये रिलेशन अपने आप में बहुत सफिशिएंट है। पता है कि दोनों एक दूसरे के क्या है, व्यक्त क्रमानुपाती है। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो जाएगा, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा अपने आप कम हो जाएगा। कोई भी चीज रटने की आवश्यकता नहीं है। सर, एरिया, अगर एरिया को n गुना करूंगा तो गारंटी है कि लंबाई मेरे पास 1/n गुना हो जाएगा। हाँ कि ना? सब बात करेक्ट है क्या? एकदम परफेक्ट। तो आने वाला प्रतिरोध, आने वाला नया प्रतिरोध आर, लंबाई एल बटे में एरिया। यस सर, तो एन और एन हो गए एन का स्क्वायर। ये हो गया, अयो ये रो है भैया, ये रो है। ठीक है, और ये रो एल बाय एरिया, इसको कहोगे आर। तो R1 का नया वैल्यू पुराने वाले का R/n²। आए हाय, बात तो करेक्ट है, बात तो करेक्ट है। मुझे बताओ, इस चीज में तुम्हें कोई समस्या है क्या? मुझे बताओ, क्या इस चीज में मुझे किसी भी प्रकार की कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द होना चाहिए क्या? जल्दी मेरे को बता दो। क्लियर है क्या? चल ठीक है, आपसे अभी एक सवाल पूछ लेता हूं, अभी सब क्लियर हो जाएगा, पता पड़ जाएगा कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया।
ये चालक तार है, मैंने इसकी त्रिज्या को 2 गुना कर दिया है, तो बताओ प्रतिरोध का नया मान क्या होगा या कितने गुना होगा। शुरू हो जाओ, देखते हैं। त्रिज्या को 2 गुना कर दिया है, तो भी नहीं, इसको n गुना कर लो, ज्यादा बढ़िया। इसको n गुना ही कर लो, एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा अपने लिए। n गुना कर लिए, लो। n गुना कर दिया, बताओ। आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, शांति सुकून प्यार मोहब्बत से करो। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। भाई अभी तक सिर्फ 2 बच्चों का जवाब आया है। सॉरी। चेक कर रहे थे, हेलो भैया। हम जानते हैं कि इस दिए गए चालक का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब कि जो एरिया है वो समानुपाती होता है आर के स्क्वायर के। यस सर। अगर मैं त्रिज्या को करूंगा n गुना, तो उस पर स्क्वायर है तो इसे भी कितना स्क्वायर हो जाएगा, तो आने वाला नया एरिया पुराने वाले से n स्क्वायर गुना ज्यादा होगा। ठीक सर। हाँ पता है, अगर एरिया बढ़ेगा तो लंबाई कम हो जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो लंबाई कम हो जाएगा, तो नई वाली लंबाई इतने ही गुना कम हो जाती है। परफेक्ट सर, इतने ही गुना मेरे पास कम हो जाती है, तो आने वाला नया एरिया, तो नया वाला लंबाई, नया वाला एरिया, एन स्क्वायर एन की पावर 4 बनेगा, तो 1/n⁴ रो एल बटा ए। भाई दिखता है कि ये आर का वैल्यू होता है, तो r/n⁴ ये आपका आंसर है। r/n⁴ यही आपका सही सही आंसर होगा सर। क्या बात है, मजा आ गया भाई साहब, शानदार सवाल है, एकदम बेहतरीन सवाल है। ठीक है, तो ऐसे इसको किया जा सकता है। ठीक सर, देख लो
कुछ वही सवाल है क्या? हाँ सर, लग तो कुछ वैसा ही रहा है, लग तो कुछ वैसा ही रहा है। अगर तुम उसको कन्वेंशनल तरीके से करने जाओगे, कर लोगे, गारंटी कर लोगे, बस थोड़ा लंबा पड़ेगा, थोड़ा चीजों को ऑब्जर्व करना सीखो। देखो भैया, ये 2r त्रिज्या है, ये r त्रिज्या, यस सर, त्रिज्या डायरेक्ट पहले से हाफ है। भाई मैं कहूं कि जो मेरे पास r2 है वो पहले वाले का डायरेक्ट हाफ है। हाँ सर, एरिया होता है त्रिज्या आर स्क्वायर के समानुपाती, तो उसके हिसाब से r2 का स्क्वायर a2 बनेगा और r1 बटे 2 का स्क्वायर बटे में 4 आएगा, तो a1 बटे 4 हो जाएगा। सब बहुत सही, बहुत ही सही होगा कि R2 का मान से A2 का मान A1 बटा 4 होगा। अब क्योंकि द्रव्यमान समान तो आयतन समान, आयतन समान तो भैया मेरे पास अब जो लंबाई L2 है, अगर एरिया कम हुआ है तो लंबाई उतने ही गुना बढ़ जाएगा। परफेक्ट, लंबाई उतना ही गुना बढ़ जाएगा। तो लगा लो भैया, रेजिस्टेंस R1 बटे R2 अनुपात लेना अपने को। अब ऐसे डायरेक्ट लो, तो हटाओ, R2 करने का है सर रो L2 कितना भैया, 4 गुना है L1। एरिया कितना है पास, A1 बटे 4 होगा, 4 गया ऊपर तो 4 इंटू 4 16, रो L1 बटा A1 जो कि पहले का रेजिस्टेंस बनेगा। सब परफेक्ट है। R1 का वैल्यू कहां भैया, 34 दे रखा है, तो 16 इंटू 34 कर डालो, 16 इंटू 34 कर डालो। ऑप्शन ए आपका सही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही 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 आंसर बन जाएगा। बोलो भैया, क्लियर है क्या? अरे सर ये तो मस्त है, ये तो मस्त है बाबू, मस्त है। सर मैंने v कांस्टेंट ना मान के रो बराबर m बटा v रखा, उससे भी सेम आंसर। ठीक है भाई, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी कर सकते हो। नहीं बेटा, उससे थोड़ा अलग आएगा। बात यह है कि यहाँ पे रो बेटा रजिस्टिविटी है, अगर आपने यहाँ पे रो को ही m बटा v कर दिया तो वो गड़बड़ है। यहाँ पे मेरे पास जो रो है बेटा वो रजिस्टिविटी है, ये डेंसिटी नहीं होता है। हाँ करेक्ट है शीतल बेटा, वो भी करेक्ट है शीतल, वो भी करेक्ट है, सही है, चलेगा। ठीक है भैया, उम्मीद है इसमें मुझे कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा नहीं हुआ होगा। ठीक है, आ जाओ, ये देख लो, आलतू फालतू सवाल एक और है। द्रव्यमान का अनुपात दे रखा है, द्रव्यमान का अनुपात दे रखा है और लंबाइयों का अनुपात दे रखा है। सर इस बार देखो, इस बार द्रव्यमान सेम नहीं है सर, क्या करूं तो फिर क्या करूं? लंबाई दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, एरिया नहीं पता है, एरिया नहीं पता है। भाई पता है ना कि भाई आर बराबर रो एल बटा ए होता है, होता है तो होता है। पर दिक्कत से इसमें यह है, दिक्कत से इसमें यह है कि मेरे पास क्या है, मुझे एरिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो लेके आओ, क्योंकि उसके बिना काम चलेगा नहीं। क्या करे, द्रव्यमान, द्रव्यमान होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सर वॉल्यूम बोले तो लंबाई इंटू एरिया। हाँ सर, तो उसके हिसाब से जो एरिया है वो m बटा d इंटू एल बन जाएगा। हाँ उठा के लाओ, यहाँ पे रखो, तो r बराबर रो को तो रो रहने दो, लंबाई l हो गया, एरिया m बटा d इंटू एल। बहुत सही, एल इंटू एल, एल का स्क्वायर हो गया। देखो भैया, रेजिस्टेंस आर समानुपाती लंबाई एल का स्क्वायर बटे में द्रव्यमान एम होगा, ये आपका आंसर। एल स्क्वायर डिवाइड में कितना एम हमारे पास हो जाएगा। हाँ जी सर, एल स्क्वायर डिवाइड में कितना एम। उम्मीद है हमें इसमें कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा नहीं होगा। बोलो हाँ कि ना। अरे बोलो लालाओं, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रहा है कि भाई हमने ऐसा क्यों किया है। क्वेश्चन मुझे एरिया नहीं दे रखा है, तो एरिया कहीं से लेके आऊंगा।
एरिया सेम हो तो अलग बात है, एरिया की जरूरत पड़ेगी, एरिया दे ही नहीं रखा, करना पड़ेगा। तो मैंने क्या ना, उस द्रव्यमान का इस्तेमाल करके एरिया को यहाँ पे डाल दिया। अब जो दिया हुआ है उसके पदों में मेरे पास फॉर्मूला आ चुका है, अब काम मेरे पास काफी आसान हो गया। देखो भैया, तीन तीन भैया, तीन तीन प्रतिरोध भैया, तो R1 R2 R3, ठीक। एल स्क्वायर बटा एम, तो एल मेरे पास ही रहा, तो लंबाई 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, बटे में एम करना, बटे में एम 1 3 5। जी हाँ, 3 से काटो इसको 3 बार में, डिवाइड में 5 बचा हुआ, तो एक काम करो, सभी को मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, तो 5 इंटू 25 125, 5 इंटू 3 15, यहाँ पे कितना 1, ये इनका अनुपात है, तो 125 15 और 1, ये इनका अनुपात हो गया। हाँ बेटा, वो भी कर सकता है, पर बेटा उसमें आयतन कहाँ दिया है अपने को? सावन बेटा मुझे बता, अपने को आयतन कहाँ दिया हुआ है? अपने को तो उसने द्रव्यमान दे रखा है, तो लिखा है ना, द्रव्यमान डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का वैल्यू लंबाई इंटू एरिया होता है, तो मैंने वहां से एरिया निकाल के उस डाला है। अपने को आयतन कहाँ पता है बेटा? आयतन पता होता तो डायरेक्टली V बराबर L इंटू ए लेता, काम हो जाता। अगर आयतन पता होता तो डायरेक्टली L इंटू ए लिखता आयतन, वहां से ए निकालता, डाल के आंसर निकाल देता। हाँ भैया बताओ, लास्ट में क्या डाउट है? गजेंद्र कुमार जी, डाउट क्या बताओ? गजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार जी बताइए, क्या समस्या आ गई? फर्स्ट में कंफ्यूजन क्या? फर्स्ट में क्या कंफ्यूजन है? फर्स्ट में क्या कंफ्यूजन है? दे तो रखा है, इसकी त्रिज्या 2r है, इसकी r है, डायरेक्ट हाफ ही तो है, डायरेक्ट हाफ ही तो है। भाई दूसरे की त्रिज्या पहले वाले की आधी है, तो R2 बराबर R1 बटा 2 है। अगर आपको इससे कंफ्यूजन लगता है कि सर हम तो ऐसे नहीं पकड़ पा रहे, हम ऐसे नहीं सोच पा रहे, कोई बात नहीं, आप बेटा तरीका नंबर 2 देख लो, आप तो हटाओ, दिमाग मत खराब करो अपना, आ जाओ। तरीका नंबर 2 देख लो, हटाओ, यहाँ देखो। क्या बोल रहा है? अपने पास क्या है? अपने पास क्या है कि भाई पदार्थ तो समान, तो रो तो कांस्टेंट है, साथ में बोल रहा है कि मेरे पास द्रव्यमान नियत है ना, समान द्रव्यमान। द्रव्यमान की बात कैसे? द्रव्यमान कितना होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। त्रिज्या की मदद से एरिया तो मिल जाएगा, लंबाई के बारे में कोई जानकारी नहीं, ठीक। तो भैया m बराबर d इंटू आयतन होता है एरिया इंटू लेंथ, यस सर। लंबाई के बारे में जानकारी नहीं तो इसको निकाल लेता हूं, तो लंबाई कितना मेरे पास आएगा? m बटा d इंटू एरिया, और एरिया बोले तो फिलहाल एरिया रहने दो, ठीक है। प्रतिरोध कितना होता है? रो एल बटा ए होता है। लंबाई का मान यहां पे डालो, तो r बराबर रो m बटा d इंटू ए इंटू ए का स्क्वायर। हाँ सर, अब क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि समान पदार्थ तो रो किसी काम का नहीं, ठीक। द्रव्यमान समान तो m भी किसी काम का नहीं। डेंसिटी भी सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम तो मेरे पास क्या, डेंसिटी भी कांस्टेंट हो गया। डेंसिटी कांस्टेंट तो r समानुपाती 1 बटा एरिया का स्क्वायर। तो एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर उसकी पावर 2, मतलब r की पावर 4, सच सही है। तो यहां से मेरे पास आने वाला R2 बटा R1 त्रिज्याओं के उल्टे अनुपात में होगा और पावर 4 में होगा, सर सही है। लिखो भैया, R2 निकालने का है, पहले कितना 34 था, ये था ना। R1 पहले 2r है, बाद में कितना r है सेकंड वाले का, इसका करना है पावर 4, तो r से r गया,
2 की पावर 4 कितना 16 होगा, गुना कर लूंगा 34 इंटू 16, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। खत्म, ऐसे कर लो। तो बेटा जैसे आपको समझ में आए आप उसको वैसे कर सकते हो, मेथड नंबर 2। ठीक है, इसको ऐसे कर लो, आपको जैसे चीज पढ़े आप वैसे करो, जरूरी नहीं है कि सर जो आप बता रहे हो आप उसी से करो ना, ऐसे कर लो, कोई लोड नहीं। हाँ डायरेक्ट भी हो जाएगा। बोला गया कि एक धातु की छड़ की लंबाई 1 मीटर है, व्यास 0.6 सेंटीमीटर, उसका प्रतिरोध अपने को दे रखा है। इसी धातु से बनी हुई अन्य चकती का व्यास 2 सेंटीमीटर है, मोटाई 2 मिलीमीटर है, तो चकती के वृत्ताकार पृष्ठों के बीच प्रतिरोध क्या होगा? सब भाई सेम ही कहानी है, सेम ही तो कहानी है, वही कहानी भैया, पदार्थ सेम तो रो एल बटा ए। पदार्थ अगर समान होगा तो आर समानुपाती होगा एल बटा एरिया के। सर एल बटा एरिया, एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, चलेगा? हाँ सर, तो यहां से प्रतिरोध R1 बटे R2, लंबाई L1 बटा L2, त्रिज्याओं के उल्टे अनुपात में होगा R2 बटा R1 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक, तो इसके हिसाब से देखो भैया, पहले का प्रतिरोध 3 × 10⁻³ बोला हुआ है ना, R2 अपने को निकालने का है। लंबाई L1 बटा L2, पहले की लंबाई है 1 मीटर, दूसरे की मोटाई है 1 मिलीमीटर, बहुत सही। बात करें त्रिज्या, सब 0.6 तो व्यास है, तो उसकी त्रिज्या में उसका हाफ होगा, 0.3 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर को चेंज कर लो मीटर में, से डन है। दूसरा भाई कितना 2 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या है, तो सेंटीमीटर अगर आपका 2 सेंटीमीटर इसका व्यास है, तो त्रिज्या कितना 1 सेंटीमीटर को चेंज किया मीटर में, पावर कितना 2 है, चलेगा क्या? हाँ जी सर, ठीक, तो पावर दो चला गया है। ठीक सर, सिंप्लाई करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, 1/10⁻³ और 0.3 का स्क्वायर है 0.09, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये सारा मामला उठा के ऊपर गुणा कर दो, तो आने वाला R2 कितना पास होगा भैया? ये 3 × 0.09 पावर 3 और 3 कितना -6 होगा, तीनों कितना 27, तो 0.27 10⁻⁻6, क्या बोले 2.7 × 10⁻⁻7, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। रो को क्यों नहीं लेंगे बेटा? धातु और इसी धातु समान पदार्थ है बेटा, समान पदार्थ है, मटेरियल सेम है बेटा, सुन भी लिया करो, सिर्फ बोर्ड पे देखना नहीं होता है, इतना आराम से समझा रहा हूं बेटा, सुन भी लिया कर, चीजें बार बार बोलता भी हूं कि आपका जो रो है वो किसका, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, अगर मटेरियल मेरे पास सेम रहेगा तो वो सेम ही आएगा। ठीक है, दोनों के दोनों आइटम समान पदार्थ से बने हुए हैं, दोनों के दोनों आइटम समान पदार्थ से बना हुआ है, तो दिक्कत ही खत्म, रो आपका सेम। ठीक है, यहां देखो, आ जाओ, किसी पदार्थ के तार को धीरे धीरे 1.1%, 10% तक है ना, 10% तक खींचा गया है। सब मुझे डायरेक्ट रूल से समझ में आता है, आपको ठंड नहीं लगती? लगती है भाई, मर्द को दर्द नहीं होता है लेकिन ठंड लगती है, ठंड लगती है भाई साहब, ठंड बहुत लगती है। वो तो पढ़ा रहा होता ना, जब पढ़ा रहा होता हूँ तो थोड़ा सा चलता फिरता रहता हूँ, लगातार बोलता रहता हूँ, तो भैया क्या गर्मी लग जाती है अपने आप, तो काम चल जाता है, लेकिन बाहर निकलो भाई साहब, ठंड खराब हो रखी है, भी मजा आ जाता है। ऐसे टाइम पे तो भाई मैं कह रहा हूँ, गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाए साथ में गिलास में, वो हो, वही वही वही, मस्त गिलास में गर्मा गर्म, क्या बोलते हो, मजा आएगा। इधर पकोड़े, इधर
चाय चाय, तुम लोग क्या सोच रहे हो? मैं चाय की बात कर रहा हूँ, तुम लोग क्या सोचे थे? पकोड़े चाय, ओए मजा आ जाए। सही पकड़ा लड़का, शाबाश। हो मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। वैसे वो भी बुरी चीज नहीं है, मजा आएगा उसमें भी। रतन कुछ नहीं मिल जाए। अबे तू कोटा से है क्या बे? सावंत भाई तू कोटा से है क्या? कोटा के 5 गांव से कौन सा गांव है? मैं तो करेले का जूस सोचा। अरे छी छी छी, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया, हट। कि रतन कचरे तो भैया कोटा वालों को पता है, कोटा वालों को पता है रतन कचरे का तो मामला। चलो भाई आओ चेक करते हैं। पदार्थ के तार को धीरे धीरे 10% खींचा जाता है तो तार का नया प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? पहली बात, विशिष्ट प्रतिरोध को लंबाई से, एरिया से कोई लेना देना नहीं होता है, ये सेम रहता है। जब तक मटेरियल सेम, ये सेम रहता है। जब तक मटेरियल सेम रहता है, ये भाई साहब सेम टू सेम रहता है कि भाई हम तो चेंज नहीं होंगे, तुम्हें जो मर्जी करना है कर लो। पीपलदा के पास डुंगराली, ओहो, कहीं तो होगा। कहीं तो होगा भाई, मुझे क्या पता। ठीक है, बात समझते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध भी हमारे पास सेम टू सेम रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। काहे? क्योंकि मटेरियल का प्रॉपर्टी है बाबू। ये काहे? ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। जब तक मटेरियल समान रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। ओके सर? हाँ सर। लेकिन रही बात इसकी, पदार्थ को आप खींच के लंबा करो, याद करो सर, जब कभी पदार्थ को खींच कर लंबा किया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो कंफर्म है कि आगे वाला आइटम चेंज हो रहा है, पीछे वाला चेंज नहीं हो रहा है। तो भाई बिना सॉल्व किए डायरेक्ट में आंसर डी टिका सकता हूं। सर कैसे? कि प्रतिरोध में बदलाव होगा, होगा, विशिष्ट प्रतिरोध सेम रहेगा, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। बात करेक्ट है बाबू, बात एकदम करेक्ट है। लेकिन भैया ध्यान से सोचना भैया, यहाँ बात को जरा फोकस करके सुनेंगे मेरे दोस्त, क्या कह रहा हूं मैं। सर फिर भी देख लो, लंबाई को हमने खींचकर 10% बढ़ाया है, मतलब कि 10% मतलब 0.1 बढ़ा है। तो एक में 0.1 जोड़ो, 1.1 गुना लंबाई हो गई, 1.1 गुना लंबाई हो गया है। याद करो, हमने कल आपको बताया था कि अगर लंबाई को आप लोग n गुना बढ़ा देते हो तो प्रतिरोध मेरे पास क्या है, n स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। हाँ जी सर। तो मेरे पास आने वाला नया प्रतिरोध, अगर ध्यान से देखोगे सर, n कितना यहां से, यहां से n का मान है 1.1, यस सर। तो 1.1 का स्क्वायर इंटू पुराना प्रतिरोध R कर दो स्क्वायर, तो 1.21 इंटू R, डन है मामला। ये लो आर्यन जी भैया, आप रिकॉर्डिंग क्लास देखते हो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, कोई लोड नहीं, जैसे सही सतना बैठे वैसे पढ़ लो, पंगा ही नहीं है, पढ़ाई होना इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, क्लियर है क्या? ठीक है, ये बताओ ये किसने किया? ये किसने किया बताओ? कि तुम छुपा ना सकोगी, मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी, वो अंदाज हूँ, देखती हो मुझे, देखती हो जहाँ,
मैं यहाँ हूँ, यहाँ ए आया आप लोगों का पक्का? सोच लियो भाई साहब, क्या आपका जवाब ए है? क्या आप क्लोजअप करते हैं? क्लोजअप लालाओं, याद करो बे, याद करो। क्वेश्चन में कहा गया कि आयतन नहीं बदलता है, ठीक है। और अगर किसी के दिमाग में बत्ती जले, देखो तार को खींचकर 0.% लंबा कर दिया गया है, परसेंटेज चेंज इन लंबाई 0.5 दे रखा है। सर ये परसेंटेज चेंज तो बहुत छोटा है, ये तो 5% से छोटा है। हाँ सर, आपने बोला तो कुछ कुछ याद आया है कि 11वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 2 होता है, यूनिट एंड मेजरमेंट, वहां पढ़ते एरर, त्रुटि के बारे में कि सर अगर त्रुटि मेरे पास आपकी 5% से कम होती है तो याद रखो आर बराबर रो एल बटा ए होता है, इसके हिसाब से आर समानुपाती एल बटा ए होता है। हाँ जी सर, यहाँ बात करता हूं तो परसेंटेज चेंज आर का, हाँ सर, बराबर होगा परसेंटेज चेंज लंबाई का माइनस परसेंटेज चेंज एरिया का। सर माइनस क्यों? क्योंकि ए जाएगा ऊपर तो पावर कैसा, माइनस का एक बनता है बाबू। और सर आपने कहा था कि हमेशा ही प्लस साइन लेना होता, क्योंकि 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 हम लोग हमेशा 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 अधिकतम पॉसिबल एरर निकालते हैं, अधिकतम संभावित त्रुटि निकालते हैं, याद है? और हाँ सर, ऐसा कुछ याद तो है, ऐसा कुछ याद तो है, तो याद करते हैं। सर आयतन अगर मेरे पास समान है, अगर मेरे पास आयतन कांस्टेंट है, तो एक कन्फर्म है कि अगर लंबाई को मैं 1% बढ़ा रहा हूं तो एरिया भी मैं 1% कम कर दूंगा, 1% कम कर दूंगा, है ना। अब यहां लिख दो भैया, लंबाई को बढ़ाए 1%, सॉरी 0.5, सॉरी 0.5 भी अगर बोल गया, लंबाई को अगर 0.5% बढ़ा रहे, 0.5% बढ़ा रहे हो, ये मेरे पास क्या है, 0.5% कम हो जाएगा, ठीक है। तो लंबाई प्लस का 0.5, ये माइनस का 0.5, माइनस माइनस प्लस, देखो भैया अल्टीमेटली प्लस आ ही गया ना, कितना हो गया, 1%। ये आपका आंसर, बोलो भैया कोई समस्या है क्या? मतलब परसेंटेज चेंज में दो तरह के सवाल बन सकते हैं, परसेंटेज चेंज में दो तरह के सवाल बन सकते हैं। सर एक, जब परसेंटेज चेंज मेरे पास 5 से छोटा हो, 5 से छोटा हो, लेकिन अगर 5 से बड़ा हो तो भैया आपको फिर ऐसे करना पड़ेगा, अंतिम लंबाई निकालो, अंतिम एरिया निकालो, उसके हिसाब से डायग्राम अपलोड कर सकते हो। लेकिन अगर परसेंटेज चेंज मेरे पास 5 से छोटा तो भैया उसको आपको इस तरह से करना पड़ता है, स्मॉल परसेंटेज चेंज, स्मॉल परसेंटेज चेंज। देवताओं, क्या हमें ये कहानी एकदम क्लियर है क्या? हाँ जी मास्टर, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ एक नई कहानी पढ़ेंगे, अब यहाँ पे एक नई प्रकार की कहानी पढ़ेंगे कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। एक बार प्लीज, बेटा तो 11th का टॉपिक है, इसमें क्या दोबारा बताऊं कि चलो बेटा गलत बात है, तो 11th में पढ़ा हुआ पार्ट है, तो 11th में पढ़ाया बेसिक में, बेसिक में कर दूं, उसमें पढ़ाया अपन ने यूनिट एंड मेजरमेंट में, है ना, ना गलत बात। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, ठीक है। सबसे पहले मेन पॉइंट जो मुझे याद रखना वो क्या है, समझते हैं कि भाई सर हमारे पास क्या है ना, पदार्थ होते हैं 3 प्रकार के, है ना, हमारे पास क्या है, पदार्थ, 3 प्रकार के पदार्थ हम लोग पढ़ते हैं, 3 प्रकार के पदार्थ हम लोग पढ़ते हैं। सर क्या क्या? एक पढ़ते हैं चालक, बोले तो कंडक्टर, एक पढ़ते हैं हम लोग कुचालक, कुचालक बोले तो इंसुलेटर, और तीसरा हमारे पास आपका होता है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक 12वीं कक्षा का लास्ट चैप्टर होता है, जिसको बहुत तमीज से पढ़ा जाता है। चालक को अंग्रेजी में कहा जाता है कंडक्टर, इसको कहते हैं इंसुलेटर, और इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर।
सेमीकंडक्टर। ठीक है, चल जाएगा। हाँ सर। अब क्या होता है, देखो हर एक पदार्थ का अपना अपना नेचर होता है। मैं आपको बस शॉर्ट में बता रहा हूँ कि क्या चीज हमें ध्यान रखना। चालक हम लोग उन पदार्थों को कहते हैं जिनके पास क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है तो उनके अंदर से धारा का प्रवाह आसानी से हो पाता है। अब धारा का प्रवाह आसानी से होने का मतलब ये नहीं है कि उनके पास प्रतिरोध नहीं होता है। प्रतिरोध होता है लेकिन कम होता है। क्या बोलते हैं, तो चालकों में क्या होता है, प्रतिरोध आपका थोड़ा कम होता है। इनके पास क्या होता है, सामान्य अवस्था में प्रतिरोध आपका कम ही होता है ना, कम होता है। बात करें अर्ध क्या बोलते हैं आपके कुचालक, इंसुलेटर। सर कुचालक हमारे पास वो पदार्थ होते हैं जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। जिनके पास क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं। सर क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है, उस पर नाभिक का आकर्षण, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन उस नाभिक से बंधा हुआ है। बंधा हुआ है तो वहां से वो अलग नहीं हो पाता है। अलग होना चाहे तो हमें उसको देना पड़ता है एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी। और इतने ज्यादा एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन मुक्त होने से पहले आपका मटेरियल पिघल जाता है, क्योंकि भैया उसका मेल्टिंग पॉइंट आता है। आप उसको ऊर्जा कैसे प्रदान करोगे, गर्म करके, हीट देके। अच्छा है ना। बैकलॉग को वन शॉट से कवर कर सकते हैं, उसमें क्या आपका सारा मामला हो जाएगा बेटा, कर लो, वो आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं बोल सकता उसका। कोई भी टीचर जो अच्छा होगा वो यही बोलता है कि बेटा बैकलॉग कवर करने के लिए वन शॉट काम के नहीं होता है। वन शॉट आपके शॉर्ट में रिवीजन करने के लिए ठीक होता है, सिर्फ ठीक होता है। मैं तो ये बोलता हूँ आज भी, रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका खुद से पढ़ो। खुद से पढ़ोगे तो चीजें याद रहती हैं, लंबे वक्त याद रहती हैं। क्या क्या चीजें याद रखनी है, क्या क्या चीजें याद हमें याद नहीं रहती हैं, वो दिखता है। मैं तो पहले कहता हूँ, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लोग खुद से बैठ के करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो ही उसका पढ़ना सार्थक है। वन शॉट से बस आपको अपने आत्मा की तसल्ली मिल जाती कि भाई हाँ हमने पढ़ लिया है। कायदे से तुमने कुछ नहीं किया, कायदे से तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। अगर मैं ईमानदार से कहूं, तुम लोग साल भर में कोई भी काम खुद से करते ही नहीं। सर लेक्चर हम देते थे, पीडीएफ नोट्स हम दे देते हैं, ठीक है, डीपी हम दे देते हैं, उनका सोल्यूशन भी दे दिया जाता है। हाँ पता है मेरा सोल्यूशन फिलहाल लेट आ रहा है, पर आ जाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। सोल्यूशन लेट आते हैं तो सोल्यूशन आपको मिल जाते हैं, है ना। टेस्ट के, डीपी के सबके मिल जाते हैं, तो सोल्यूशन मिल जाते हैं। सर शॉर्ट नोट्स भी टीचर ही देगा, फिर रिवीजन भी टीचर ही करवाएगा। तो तुमने अपनी तरफ से क्या मेहनत करी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और इसी वजह से आप कहीं ना कहीं बाकी बच्चों से पीछे पिछड़े हुए रहते हो। सत्य वचन है, सुनने में जरूर आपको थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन नहीं होता ऐसा, ठीक है। हाँ बेटा 2024 में मेरे लेक्चर थे, देखो भैया उस कोचिंग का सिस्टम है ये वन शॉट का लेक्चर करवाने का। बाकी सच बताऊं, मैं उस चीज की फेवर में कभी नहीं होता हूँ, है ना। हाँ बेटा, तो वो तो वो है कि भैया कि बिल्कुल ही एंड आ चुका है, पढ़ने का वक्त नहीं है, तो आप वन शॉट कर लो। पर जब तक आपके पास टाइम है, कोशिश करो कि प्रॉपर लेक्चर से ही पढ़ा जाए, अगर संभावना है पढ़ने की है तो। नहीं है कि भाई बिल्कुल ही टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, बहुत सारा पढ़ना है, तो वन शॉट देख लो, क्योंकि टाइम उसमें थोड़ा कम लगता था, वो कर सकते हो। लेकिन बात वही है भैया कि एक तो वो कि टाइम अपने पास है, फिर भी हम वन शॉट देख रहे हो, तो फिर वो बेवकूफी है। टाइम नहीं है और तब वन शॉट देखते हो, तब लॉजिकल बात समझ में आती है, ठीक है। क्या ध्यान दो, कुचालक। सर कुचालक, कुचालक में क्या होता है, कुचालक में भैया होता यह है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से बंधा हुआ रहता है, तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से मुक्त नहीं हो पाता है, तो इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होता है तो मेरे पास क्या होता है, इनमें यहाँ पे जो प्रतिरोध होता है थोड़ा ज्यादा होता है। सर क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मुक्त ही नहीं है तो आवेश का प्रवाह हो नहीं पाता है। जब आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है, जब आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है, तो हमारे पास क्या होता है, प्रतिरोध ज्यादा दिखता है ना। हाँ हाँ ठीक है। ये सारे लेक्चर टेलीग्राम पे अपलोड हो सकते हैं सर जी, बेटा पता नहीं, कुछ लोगों ने कर भी दिए होंगे जहां तक मुझे पता है, ठीक है। अर्धचालक सेमी कंडक्टर,
अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। भाई ये क्या है ना, ये आधा है आधा, ये ना नर है ना है मादा, ये है दोनों का आधा आधा। तो कह रहा हूं ये क्या है, अर्धचालक आधा, ना नर है ना मादा, ये है दोनों का आधा आधा। ना तो ये पूरी तरह चालक है ना पूरी तरह कुचालक है। इसकी जो चालकता का जो गुण होता है वो चालक और कुचालक के बीच में होता है। मतलब ये कि भैया कि जब तापमान कम रखा जाता है, जब तापमान थोड़ा कम होता है, ये बिहेव करते हैं कुचालक की तरह, ये बिहेव करते हैं कुचालक की तरह। लेकिन जैसे ही तापमान थोड़ा बढ़ाया जाता है, ये भाई साहब बन जाते हैं कंडक्टर की तरह। ये अच्छा खासा कंडक्शन करते हैं, इनसे बहुत आसानी से आपका करंट फ्लो हो पाता है। ठीक है, क्या हो गया, तो इनकी कहानी सिर्फ इतनी सी है कि भैया अगर तापमान कम है, लो टेम्परेचर पे इनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और हायर टेम्परेचर पे इनका जो प्रतिरोध है वो आपका कम हो जाता है। ठीक है, ठीक चलेगा। हाँ जी सर, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है, ये इनकी कहानी होती है। ठीक है, अब ये दिख तो रहा है कि किसका प्रतिरोध ज्यादा है किसका प्रतिरोध कम है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आप कंफ्यूज ना हो, मैं लिखता हूं एक बार यहाँ पे। इसका आर प्रतिरोध कम होता है, इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, यहाँ प्रतिरोध इसका ज्यादा होता है, यहाँ मेरे पास कम होता है। ठीक, अब तापमान के साथ इनकी प्रतिरोधकता पे या प्रतिरोध पे क्या फर्क पड़ता है, तापमान के साथ प्रतिरोधकता और प्रतिरोध पे क्या फर्क पड़ता है, जरा उन पे जरा बात की जाए। सुनिएगा आराम से, आसान चीजें हैं। सबसे पहला कंडक्टर की बात कर रहे हैं, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, सुनिएगा क्या कहते हैं। सर कंडक्टर में क्या होता है कि जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाने पे क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ऊर्जा कैसे बढ़ी, कि भैया हमने ऊर्जा प्रदान किया तापमान के थ्रू। जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हीट एनर्जी मिलता है, वो हीट इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करता है, उसकी ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा बढ़ना ऊर्जा बढ़ना ऊर्जा बढ़ना मतलब एक तरह से उसका वेग बढ़ना है। हाँ सर, वेग बढ़ेगा। वेग बढ़ना मतलब अब आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो तेजी से गति करते हैं, बहुत तेज गति करते हैं। और जब तेज गति होता है तो नंबर ऑफ कोलिजन, क्या बोले, प्रति सेकंड टक्करों की संख्या, ऐसे करें थोड़ा रुक जाओ। आपका कण तेज चल रहा है तो मेरे पास क्या विश्रांति काल कम हो जाता है, ऐसे समझो आप, तो ज्यादा बढ़िया ये रहेगा। विश्रांति काल, विश्रांति काल कम हो जाता है, विश्रांति काल कम हो जाता है। सर क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तेज चल रहे हैं तो दो टक्करों के मध्य लगने वाला समय घट जाता है ना। समय क्या है, दो टक्करों के बीच समय। अगर ये तेज चलेगा तो दूसरी टक्कर पहले हो जाएगी, दूसरी टक्कर टाइम से पहले हो जाएगा ना। हाँ सर, तो विश्रांति काल कम हो जाता है, टऊ है ना, टऊ मेरे पास क्या है, कम हो जाता है। और विश्रांति काल कम होने का मतलब है कि भैया प्रति सेकंड कोलिजन या बोले टक्कर बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और हमने बता रखा है कि टक्करों के कारण ही यहाँ पे प्रतिरोध उत्पन्न होता है चालक के अंदर। चालक के अंदर क्या होता है आपका, टक्कर की वजह से ही प्रतिरोध आता है, क्योंकि गति में अवरोध ही तो प्रतिरोध होता है। हाँ सर, मेरे पास क्या है, अल्टीमेटली आपका क्या है, कोलिजन बढ़ जाने से इन पदार्थों का प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या ये सारा मामला एकदम आपको क्लियर है क्या, क्या ये सारा का सारा मामला हम लोगों को क्लियर है क्या। अरे देवताओं, कुछ हाँ या ना में जवाब देना बनता है कि नहीं बनता है।
अरे बाप रे बाप। ये गलियां ये चौबारा, इधर आना ना दोबारा। एक मिनट के दोस्तों। चलो भाई चलो भाई चलो भाई। कम होगा कम होगा कम होगा। पिछली साइड में कम लिखा है आपने। अरे बेटा, चीजें सुनना भी तो करो तुम लोग सुनते ही नहीं हो तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो तुम लोग। नशे में रहने वाले लोग हैं भाई साहब। बेटा पिछले पेज में लिखा है कि कंडक्टर का प्रतिरोध कम होता है तो उसमें धारा आसानी से प्रवाह हो पाता है। इंसुलेटर का प्रतिरोध वैसे ही ज्यादा होता है। ये लिखवाया उसमें। उसमें ये लिखवाया है। उसमें ये थोड़ी बताया कि तापमान के साथ कैसा चेंज होता है। उसमें ये थोड़ी बताया कि तापमान के साथ कैसे चेंज हो रहा है। पिछली स्लाइड में ये लिखवाया है कि भैया इनका प्रतिरोध कैसा होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, तो किन का इस्तेमाल करते हैं वो लिखवा रखा है कि चालक का प्रतिरोध कम होता है, कोचालक का प्रतिरोध ज्यादा होता है, और जो सेमीकंडक्टर उनका प्रतिरोध कम तापमान पे ज्यादा आता है और ज्यादा तापमान पे कम आता है। अब कहानी यह है कि तापमान बढ़ाया जाए तो इनमें क्या क्या बदलाव आएगा। तो तापमान बढ़ाने पे हमने चालक का बदलाव तो देख लिया। चालक का बदलाव तो देख लिया। अब हम जो कह रहे हैं नंबर 2, वो है इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। क्या होता है इनकी सिंपल कहानी में ये है कि इनमें जब कभी तापमान को बढ़ाते हैं तो इनके पास पहले तो आपके आवेश वाहक नहीं होते हैं। मतलब इनके पास क्या ना कि धारा का प्रवाह करने के लिए मुक्त आवेश होता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही तापमान बढ़ाते हो तो इनमें आवेश वाहकों की संख्या बढ़ जाता है। आवेश वाहक बढ़ना मतलब धारा का बढ़ना है। आवेश वाहक बढ़ना मतलब इनडायरेक्टली धारा का बढ़ जाना है। तो इनका जो प्रतिरोध है वो कम हो जाता है। तापमान के साथ इनका प्रतिरोध हमारे पास क्या है, कम हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, ये कहानी है। अब सर ये तो हुआ थ्योरेटिकल पार्ट। ये तो हुआ थ्योरेटिकल पार्ट। ये तो हुआ थ्योरेटिकल पार्ट। हाँ जी सर। ठीक है, अब आते हुए फॉर्मूला पे। फॉर्मूला कैसे आता भैया, देखो फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, प्रतिरोधकता रो जो होता है वो इस प्रकार से तापमान पे निर्भर करता है। ठीक है, इसमें हर एक चीज का मतलब बताऊंगा। और जो निर्भरता इसकी होती है प्रतिरोधकता की, सेम तरह से होता है प्रतिरोध का। हर एक टर्म का मतलब बताऊंगा बाद में। मत कहना कि सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। गुड़िस मार दूंगा, गोली मार दूंगा। समझो भैया, रो नॉट और आर नॉट 0 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ, या बोले चालक का, या पदार्थ लिख रहा हूं, पदार्थ की
प्रतिरोधकता व प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, यहाँ पे फिर रो और आर क्या है, रो और आर इधर वाले। ठीक है, दिए गए तापमान पर पदार्थ की प्रतिरोधकता व प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोधकता व प्रतिरोध चल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा भैया डेल्टा टी मेरे पास क्या है, ताप अंतर, तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस। क्या आपने टेम्परेचर कितना बढ़ा दिया है, टेम्परेचर डिफरेंस इसको कहते हैं। ठीक, सब बचा इसमें टर्म अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता का ताप गुणांक, का ताप गुणांक। ठीक, अब हमने देखा क्योंकि चालक में तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। हाँ सर, तो इनके लिए जो अल्फा होता है वो पॉजिटिव वैल्यू आती है। लेकिन वही बात अगर मैं कहूं इंसुलेटर के लिए, इंसुलेटर के लिए इंसुलेटर के लिए तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इनका घटता है, तो इसके लिए अल्फा कैसा, नेगेटिव आता है। और सेम कहानी सेमी कंडक्टर के लिए, तापमान बढ़ाने पर इनका रेजिस्टेंस घट जाता है, तो आने वाला अल्फा कैसा, नेगेटिव आता है। अब ये बात थोड़ी सी याद रखने का है, सारा मामला आपके सामने, इनको देखो, समझो, फॉर्मूला याद करो, कॉपी के टॉप पे चिपका लो, ताकि इन पे हम लोग सवाल कर पाए। आज के 17 तारीख है ना, 17, अपना टॉपिक चल रहा है, इसका 3rd लेक्चर है। अगर सब कुछ सही चला तो 7 लेक्चर में कंप्लीट ये और हो जाएगा। तो 17 और 7 कितना, 24, 25 मान लो, 25 तक ये खत्म हो जाएगा। 25 तक इसके बाद हम करेंगे MEC के आपकी मैग्नेटिक वाला पार्ट, वो थोड़ा बड़ा चलता है, हाला उसमें लेक्चर बहुत लग जाते हैं नालायक में। उन्नीस से एग्जाम है, कौन सा एग्जाम 19 से भैया, ये क्लियर है क्या भाई लोगों, क्या ये चीज हमें क्लियर है क्या? ठीक भैया, सवाल देख लो, सवाल यहाँ से अच्छे बन जाते हैं, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे साल में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे साल में यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। थ्योरेटिकल सवाल AIEEE 2003 या बोले JEE मेंस 2003। तांबे और जर्मेनियम की पत्तियों को कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। अब भाई तांबा, तांबा मेरे हिसाब से सब लोग जानते हैं सर, तांबा कॉपर सर, ये एक धातु होता है, केमिस्ट्री पढ़ाओ, धातु।
और धातु सभी की सभी कंडक्टर मानी जाती है। सर क्यों? क्योंकि इनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो धातु एक कंडक्टर है, तो कॉपर क्या होगा? कंडक्टर हो गया। सर जर्मेनियम, सर जर्मेनियम जिन्होंने पहले सेमी कंडक्टर पढ़ा हुआ होगा, जिन्होंने सेमी कंडक्टर पढ़ा हुआ होगा, आपको पता होगा कि भैया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, हाँ सर ये किस में आते हैं? सर ये आपके होते हैं सेमी कंडक्टर, जिनके आउटर शेल में, जिनके बाह्य कक्ष में सिर्फ 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, ठीक। अब ये कह रहा है कि 80 केल्विन तक ठंडा कर रहे हैं भैया, ठंडा, तापमान बढ़ा नहीं रहे हो, तापमान घटा रहे हो। चलो याद करते हैं। सर हमने बात देखी, क्या देखी? कि धातुओं में तापमान बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो तापमान कम करने पे कम भी हो जाएगा। बहुत सही। सर सेमीकंडक्टर में तापमान बढ़ाने पे इनका रेजिस्टेंस कम हो रहा था, मतलब तापमान कम करने पे इनका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो चेक कर लो भैया, चेक कर लो कि तापमान कम करने पर तांबे का प्रतिरोध तो मेरे पास कम होगा और जर्मेनियम का बढ़ेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सही है, बहुत ही बढ़िया है। आगे बढ़ो। अगला, ताप बढ़ाने पर चालक और अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? बताओ। AIEEE 2002 देख लो भैया, 2002 में सवाल था इस पे, 2003 में सवाल था, लगातार 2 साल आया, लगातार 2 सवाल सेम टॉपिक से क्वेश्चन बना है। कि तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूं, तुम बुला ना सकोगी वो अंदाज हूं। बोला ताप बढ़ाने पर, यस, चालक में याद करो, तापमान बढ़ाने पर इनका प्रतिरोधकता बढ़ जाता है, अर्धचालक तापमान बढ़ाने पे इनकी प्रतिरोधकता कम हो जाता है। तो भाई क्या आंसर होगा? बढ़ना और घटना। ऑप्शन सी, खत्म। हाँ, धातुओं में इलेक्ट्रॉन का शांति काल या विश्रांति काल एक ही बात है, रिलैक्सेशन टाइम की बात कर रहा है। ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है, ताप बढ़ने के साथ घटता है, ताप उस पर निर्भर नहीं करता है। बताओ। चेक करें, हमने भी सीखा था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सर तापमान बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाता है, वेग बढ़ जाता है तो टक्कर कम समय में होता है, तो विश्रांति काल आपके पास कम हो जाता है, तो विश्रांति काल ताप बढ़ाने के साथ घट जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके सर, बी फॉर भालू। ओके सर। अगला सवाल, धातु का प्रतिरोध ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है क्योंकि, कारण क्या है? PIT 2008 बढ़िया एग्जाम होता है, IIT लेवल का। चेक करें, धातु का प्रतिरोध ताप वृद्धि के साथ क्या होता है? बढ़ता है क्योंकि, क्योंकि मेरे पास क्या है, जो चालक इलेक्ट्रॉन है उनके टक्कर बढ़ जाती हैं, उनकी कोलिजन्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमारे पास विश्रांति काल कम हो जाता है। हाँ सर, ठीक है। सवाल पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल आ गया। किस तापमान पर एक तांबे के तार का प्रतिरोध उसके 0 डिग्री के प्रतिरोध से 3 गुना हो जाएगा? ठीक है, तो वो कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो प्रतिरोध हमारे पास होता है R0, किस तापमान पर ये प्रतिरोध 3 गुना हो जाएगा? ठीक है, तो आपका किस तापमान पे ये प्रतिरोध 3 गुना हो जाएगा R0 का? लगा दो।
आर बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी मेरे पास होगा। तो आर कितना, 3r0, ये r0 1 प्लस अल्फा। अल्फा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको लास्ट में रखेंगे, ठीक है। डेल्टा टी देखो भैया, अंतिम तापमान टी है, प्रारंभिक कितना 0, बहुत बढ़िया चल जाएगा। r0 से r0 काट दो, 3 बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू टी आएगा। इसको यहां लाऊंगा, घटा दो भाई कितना, 2 बराबर कितना अल्फा इंटू टी बनेगा। तो टी का मान कितना हो गया, 2 बटा अल्फा हो जाएगा। अल्फा का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 4 इंटू 10 की घात माइनस का 3, ठीक। 2 से कटा 2 बार में, 10 की घात 3 गया ऊपर, तो 1000 बटे में 2 कितना हो गया, 500। तो 500 डिग्री सेल्सियस। तो 500 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाओगे तब जाके आपका जो प्रतिरोध है वो कितना, 3 गुना हो पाएगा। चल जाएगा क्या? ठीक है, डन। बोल रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक बल्ब के तार का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि इसके प्रतिरोध का ताप गुणांक 0.005 डिग्री सेल्सियस है, 0.005 प्रति डिग्री सेल्सियस है, तो किस ताप पर इसका प्रतिरोध 200 ओम हो जाएगा। सर देखो बात समझते हैं, ये जो दे रखा है 100 ओम, वो 100 डिग्री पर है, जीरो वाला आपको नहीं पता है, तो ठीक है। तो हमारे बेसिक फॉर्मूला से बात करें, यही होता है। हाँ सर, तो अभी के हिसाब से पहले कितना, 100 ओम तो प्रतिरोध है अभी, आर नॉट नहीं पता, 1 प्लस अल्फा, तापमान कितना 100 है, सॉरी, ठीक है। यहां पास समीकरण नंबर 1 हो गया। अब वो कह रहा है कि प्रतिरोध हो गया है 200, आर नोट तो आर नोट ही रहेगा, 1 प्लस अल्फा, तापमान क्या है ये पूछा, समीकरण नंबर 2 हो गया। बहुत सही सर, इनका आपस में कर दो भाग। अगर इनका आपस में भाग कर दिया जाए तो आर नोट गया, 2 0 चले गए, तो 1/2 बराबर 1 प्लस 100 अल्फा डिवाइड में 1 प्लस अल्फा इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 प्लस अल्फा टी बराबर में 2 प्लस 200 अल्फा होगा। हाँ सर, इस एक को यहां ले आओ, उसको यहां ले आते हैं, ठीक है। कितना पास आएगा, तो यहां से अल्फा लूंगा कॉमन, टी माइनस का 200 इक्वल में कितना, 2 माइनस 1, 1 हो गया। अल्फा का मान क्वेश्चन अपने को दे रखा है कितना, 0.005, टी माइनस का 200 इंटू 1 इक्वल में 1 पॉइंट आया, डिवाइड में कितना, 3 0, 5 से कटा हुआ कितना, 200 बार में, 200 गया उस तरफ, तो t माइनस 200 इक्वल में कितना, 200, ये बचाओ 200 भी यहां फेंको, तो 200 प्लस 200 कितना होगा, 400। तो 400 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो प्रतिरोध है वो 200 हो जाएगा। बोलो भैया क्लियर है क्या? ऑप्शन ए। मैं क्लास में मुझे लगता है कि आजकल से सुमो खान ही पढ़ाई कर रही है, कर रहा है जो भी है। आजकल सिर्फ सुमो खान नाम का बालक है, यही पढ़ाई कर रहा है, बाकी सब तो टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को तो। नालायक को पढ़ ले, न्यूमेरिकल हो जा रहा है। हाँ, अच्छा आप बालिका हो, आई एम सॉरी। बेटा ये बताओ, बालिका का नाम सुमो कौन रखता है? सुमो तो पहलवान होता है, वो भी बढ़िया मोटा ताजा होता है, मोटा ताजा गबरू, गेंड जैसा होता हो तो बालिका का नाम सुमो कौन रखता है यार? लगता है आपके घर वालों को आपसे कोई खास ज्यादा प्यार मोहब्बत है नहीं, आपके घर वालों को आपसे कोई ज्यादा प्यार मोहब्बत है नहीं, ये कोई अच्छा संकेत नहीं है भैया। अबे इतना कितना टाइम लगता है रे, मैं तुम्हें समझा समझा के कर रहा हूँ, तो जल्दी हो रहा है। पतली बट साहसी, ओहो,
स्क्रीन घूम जाता है ना, हाँ ये बात तो है यार, ये तो दुख है इस बार। बात तो आपकी भी सही है। चलो भैया अगला सवाल यहाँ बात करते हैं। एक चालक का प्रतिरोध 50 डिग्री सेल्सियस पर 5 ओम है, 100 पे 6 ओम है, तो 0 पे कितना होगा? शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, सॉल्व करने का क्वेश्चन ये। ओ तेरे नीन कटारी, मेरी राम दुलारी। 4। आदित्य कोरी साहब ने कर दिया बताया, जवाब भी दे दिया बताया। सुमो खान ने भी कर दिया बताया। हाँ। आ गया। चलिए गाइस, पेन कहाँ पे? ओए पेन कहाँ गया? देख लेते भैया, आ जाओ। 5 ओम है 50 पे, है ना? तो 1 + 50 अल्फा। फिर मेरे पास 6 ओम है 100 पर। ठीक। दो इक्वेशन है, इनका भाग देके आप पहले अल्फा निकाल सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 + 500 अल्फा यहां बनेगा। 6 ऊपर गुणा किया, 6 + 300 अल्फा यहां बनेगा। इसको यहां ले आऊंगा, इसको यहां ले आऊंगा, तो 200 अल्फा बराबर 1 हो गया। तो अल्फा पे कितना? 1/200 हो गया। अल्फा कितना? 1/200 हो गया। अब इस अल्फा के मान को किसी भी एक समीकरण में डाल दो। तो 5 बराबर आर नोट नहीं पता है, 1 + 50 अल्फा है। अल्फा कितना मेरे पास आया? 1/200 निकल कर आया है। ठीक है, 1 0 1 0 काट लें, भाग दो, भाग दो भैया। 5/2 था 2.5, 7 में 10 भी है तो पॉइंट का 2.5। ठीक। तो आर नॉट मेरे पास कितना आएगा? 5/1 + 2.25, तो 1.25 होगा। पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे। 500/125, 5 से काटें भाई कितना? 100 बार में, 25 बार में कितना पास आएगा? 4 आ गया। तो आर नोट का मान कितना है पास? 4 ओम निकल कर आया है। यही आपका सही आंसर होगा। चल जाएगा? हाँ सर। ये भैया अभी कराऊं तो होमवर्क करोगे इसको? चलो इसको कर लेते हैं, कर लेते हैं इसको, कर लेते हैं कुछ नए सवाल भी। 0 डिग्री सेल्सियस पर दो भिन्न चालक, अलग अलग चालक पदार्थ है ना? यह ज्ञात होता है कि T डिग्री सेल्सियस पर प्रथम चालक का प्रतिरोध T2 डिग्री पर
तृतीय चालक के प्रतिरोध के बराबर है, तो चालकों के प्रतिरोध ताप गुणांक का संबंध क्या होगा। ठीक है, आसान सवाल है, कर लेना, इजी क्वेश्चन है, होमवर्क ये करेंगे हम लोग। तो इसको पढ़ो। 30 डिग्री सेल्सियस कमरे के ताप पर किसी तार का प्रतिरोध 10 है। प्रतिरोध में 10% की वृद्धि करने के लिए तार का ताप कितना होना चाहिए। परसेंटेज चेंज की बात कर रहा है। अगर ध्यान सोचें सर, आर का फॉर्मूला पड़ा है आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। हाँ जी सर, अगर इसको अंदर गुणा कर दू आर नॉट को, तो ये बनेगा आर नॉट प्लस का आर नॉट डॉट एल्फा इंटू डेल्टा टी। हाँ, इसको लाओ इस तरफ, लाएंगे वे कितना आर माइनस आर नोट यहां बनेगा, यह आपका आर नोट होगा, यह आपका अल्फा डेल्टा टी होगा। चलेगा। हाँ सर, यह प्रतिरोध का परिवर्तन डेल्टा आर नोट को लिया इस तरफ, कितना हो गया अल्फा डेल्टा टी हो गया। अब ध्यान से अगर सोचोगे तो परसेंटेज चेंज प्रतिरोध का यही तो होता है भैया, डेल्टा आर बटे में आर नोट इंटू का 100। हाँ जी सर, तो डेल्टा आर बटा आर नोट तो ये रहा, कितना हो गया, ये मेरे पास होगा अल्फा डेल्टा टी इंटू 100। तो डायरेक्ट यहां से निकाल सकता हूं। हाँ सर, तो भैया अल्फा का मान कितना, पॉइंट का 02 है। ठीक, डेल्टा टी, डेल्टा टी, हाँ तापमान है ना, तापमान में कितना वृद्धि करना है वही नहीं बता रखा है। ये कितना 100 हो गया, और परसेंटेज चेंज आपके प्रतिरोध में कितना 10 बोला हुआ है, 10 बोला हुआ है। बहुत सही, इसका 2 पॉइंट हटाएंगे और 2 जीरो टिका देंगे, पॉइंट हटाएंगे और 2 जीरो टिका देंगे। सर सही है, ठीक है। तो भैया इस 2 से इसको काटा पे कितना 5, तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना मेरे पास 5 निकल के आ रहा। सही है ना भाई, आई सही भैया, 2 जीरो भैया, ओहो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 2 जीरो है, सॉरी, 0.002 है। ठीक है, कोई ना, इसका आप प्रिंट आओगे नीचे 3 जीरो आएंगे, तो 1 2 1 2, 2 से कटेगा 5 बार में, 5 इंटू 10 50 हो जाएगा। डेल्टा टी 50 है। अब डेल्टा टी का मतलब है T2 माइनस T1, और ये मुझे कितना 50 बोला गया है। ठीक है, T2 मेरे को निकालने का है, T1 कितना मेरे पास से 30 रखा है, कितना 50 हो गया, ओ तेरी कुछ गड़बड़ आ रही क्या भैया, 80 के लमसम आ रहा है। 80 के लमसम मतलब आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी मेरे पास क्या सही आंसर होगा। लेकिन गड़बड़ किया क्या अपन ने, अच्छा, जो प्रतिरोध अपने को दे रखा भैया, ये दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, बात सुनो, जो अपन ने किया ना, ये आपका अप्रोक्सीमेशन में सोल्व हुआ है, ये आपका अप्रोक्सीमेट में सोल्व हुआ है, कायदे से अगर देखे तो ये आपका कायदे से अप्रोक्सीमेट में ही सोल्व हुआ है, क्योंकि हमारे पास क्या है ना, अल्फा बहुत छोटा होता है ना, आपका अल्फा काफी छोटा होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली ये काम कर पा रहे हैं। अगर मैं इसका एग्जैक्ट सही सोल्यूशन देना चाहूं तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो, अगर मैं इसका एग्जैक्टली सही सोल्यूशन निकालना चाहूं तो क्या बनेगा, देखो, और एक आपका आंसर एकदम मैच करेगा, आपका आंसर एकदम मैच कर जाएगा उस चीज से। देखो देखो, अभी जो मेरे पास तापमान दे रखा है 30 डिग्री पे, प्रतिरोध कितना 10 ओम है, तो आर बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लिखता हूं, हां से लिखता हूं। प्रतिरोध कितना बोला गया है, 10 ओम बोला गया है, ये कितना आर नॉट है, और ये कितना 1 प्लस अल्फा, तापमान कितना 30 है, समीकरण नंबर 1। अब वो कह रहा है, अब वो कह रहा है कि मैंने इसको 10% बढ़ाना है, किसको, प्रतिरोध को। सोचो, 10 ओम के प्रतिरोध को 10% बढ़ाना है, 10% मतलब 0.1 बढ़ाना है, तो भाई सर 1 इंटू 10 तो पहले ही था, हमें इसको 1.1 करना पड़ेगा, 1 प्लस 0.1, 1.1 इंटू 10 कितना हो गया, 11 ओम हो गया। तो नया रेजिस्टेंस कितना, 11 ओम है, नया कितना 11 ओम है। तो 11 ओम रेजिस्टेंस, प्रारंभिक तो नहीं पता है, 1 प्लस अल्फा है, और तापमान नया पता करने का है, तापमान नया पता करने का है। तो कायदे से ये आपका सबसे सही, एकदम एग्जैक्ट आपका आंसर इससे मिलेगा। अगर मैं इसमें भाग दूं, आर नोट कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 1 10, 10 इंटू अल्फा 10 अल्फा टी, 11 यहां पे गुणा हुआ ऊपर कितना 11 प्लस 330 अल्फा यहां बनेगा। हाँ सर,
इसको यहां ले आऊंगा, उसको यहां ले आऊंगा। भाई देखो आराम से, यहाँ पे कितना, एक बराबर अल्फा अगर कॉमन ले लिया जाए, कितना मेरे पास आएगा आपका, ये आपका आएगा अल्फा इंटू टी, अल्फा कॉमन लेना अपन ने, 10t, 10t माइनस का 330 आएगा। ठीक, अब अल्फा का मान क्वेश्चन में कितना, पॉइंट का 002 दे रखा है, ये 10 का टी माइनस कितना 330 होगा। जी हाँ, पॉइंट आया, डिवाइड में कितना 3 जीरो लग जाएंगे, 200 का डिवाइड कितना 500, 500 का इस तरफ। ठीक है, 10t माइनस कितना 330, हाँ सर 330 यहां पर आएगा, तो 830 बराबर में कितना 10t हो गया, 100 काटो में कितना 83, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा 83, एग्जैक्ट आंसर इससे मिलेगा। तो डायरेक्टली ये समीकरण, ये जो समीकरण है, जब जब इसका ढंग से इस्तेमाल करोगे आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेट में हाँ हम इसका यूज कर सकते हैं। हमने सिंपल बात कही है कि r बराबर r नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है r नोट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया r नोट यहां लाया, r माइनस r नोट, क्या हम लोग इस चीज को डेल्टा r कहेंगे क्या, हाँ सर, r नोट लिया डिवाइड में डेल्टा r अपॉन r नोट अल्फा डेल्टा टी लिख दिया। परसेंटेज चेंज कितना होता है, डेल्टा r अपॉन r नोट इंटू 100 होगा, है ना, डेल्टा आर अपॉन आर नोट इंटू 100 होगा, तो डेल्टा आर अपॉन आर नोट यहां से अल्फा डेल्टा टी रखा, इंटू 100 किया। अब सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व करने का है, बस सारी वैल्यू रख कर बस सॉल्व करने का है, इतना हमारा काम होगा। ठीक है, उम्मीद है हमें इसमें कोई समस्या नहीं होगा, आप दोनों से ही कर सकते हो। पर क्या है ना, अगर आपके ऑप्शंस बहुत ज्यादा पास हो, अगर आपके ऑप्शंस बहुत ज्यादा पास हो, तो ऐसे केस में ज्यादा बेटर है इसको इसी मेथड से किया जाए, ताकि आपके ऑप्शंस में दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शंस दूर दूर थे तो काम अपना आराम से हो गया, लेकिन अगर आपका आंसर ऐसा बैठ रहा हो कि भाई नियर बाय ऑप्शन चूज नहीं कर पाए, तो फिर आपको एग्जैक्ट ही सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल। हाँ, मैं ये नहीं, मैं आपको ये करवाऊं, ये करवाऊं, मैं ये करवाता हूं, अगला आप ही करना, मैं एक करके दूंगा, बाकी आप करना। ठीक है, यहाँ देखो, दो तार के प्रतिरोध R1 R2 है, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा 1 अल्फा 2 है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो संयोजन का प्रभावी ताप गुणांक क्या होगा। ठीक है, मैं हिसाब से आप सभी लोगों ने 9-10 क्लास में देखा होगा कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध डायरेक्टली जुड़ते हैं। आई होप इतना पता होगा, नहीं पता हो तो ये बात हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, पर बात सुनिए, हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, तो आप उनको जोड़ के उनका तुल्य मान निकाल सकते हो। यस सर, ये कब की कहानी है, यह है 0 डिग्री सेल्सियस की। ठीक, लेकिन अगर तापमान बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है, तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। हाँ सर, बात तो करेक्ट है। अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास जो R1 का मान है ना, तापमान बढ़ाने से R1 डैश, पुराने वाले का R1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी यहां पे लिख दिया जाएगा। हाँ सर, सेम कहानी R2 डैश की होगी, पुराना प्रतिरोध R2 1 प्लस अल्फा 2, तापमान का परिवर्तन डेल्टा टी होगा, चलेगा। सेम कहानी तुल्य प्रतिरोध की सर, R डैश का मान पुराना वाला R 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट और कितना डेल्टा टी मेरे पास आएगा। हाँ जी सर, बात तो करेक्ट है। ठीक है, तो जरा इसकी बात करते हैं, है ना। तो मेरे पास नया प्रतिरोध उसके फॉर्मूला हिसाब से ना, R डैश बराबर R1 का डैश प्लस R2 डैश होना चाहिए। यस सर, जब यहां पे इसको रखा जाएगा तो R डैश R प्लस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यस सर, R1 इक्वल में R1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, R2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। यस सर, भाई इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो R प्लस R अल्फा डेल्टा टी, R1 प्लस R1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस R2 प्लस R2 अल्फा 2 डेल्टा टी। अब सब लोग जरा आराम से फोकस करेंगे, देखना क्या यहां पे R1 बराबर R1 प्लस R2 होता है क्या, ये रहा। हाँ सर, होता तो है।
आर बराबर R1 प्लस R2, तो भैया ये टर्म्स आपस में कैंसिल होके जीरो हो जाएंगे। भाई R1 R2 यहां लेके आओगे, कट के कितना जीरो हो जाएगा। जो बचा है उनको देखते हैं, जो बचा हुआ है जरा उन पे ध्यान दिया जाए। तो जो बचा हुआ है उन सब में से डेल्टा टी को कॉमन लेके उड़ाया जा सकता है। जो बचा है तो उसको लिखे आर अल्फा, R1 अल्फा 1, R2 अल्फा 2। सर जी हाँ, तो यहां से अल्फा का तुल्यमान कितना आया है, R1 अल्फा 1, R2 अल्फा 2 बटे में R। R क्या तुल्यमान है, तुल्यमान में कितना हो गया मेरे पास, R1 अल्फा 1, R2 अल्फा 2, R तुल्यमान कितना R1 प्लस R2, तो सही है। तो ये मेरे पास अल्फा का इक्विवेलेंट वैल्यू बन गया। ये मेरे पास क्या है, अल्फा का इक्विवेलेंट, अल्फा का तुल्यमान बनकर आ चुका है। हाँ जी सर, तो R1 अल्फा 1, R2 अल्फा 2 बटे में कितना R1 प्लस R2। चेक करो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। और बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, सिलेबस का हिस्सा भी है, आज तक कभी नीट एग्जाम में नहीं आया है, तो अगर आ जाए तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अभी तक ये सवाल नीट एग्जाम में नहीं आया है, अभी तक एनटीए की नजरें इस पर नहीं पड़ी है। जिस दिन पढ़ेंगी डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में चिपका दिया जाएगा। ठीक है, चलेगा। हाँ जी सर, तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे आपका जो क्वेश्चन बेस्ड है वो ये रहा, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करना। कल हम पढ़ेंगे हमारे पास प्रतिरोधों का संयोजन और सर्किट प्रॉब्लम भी करेंगे। ठीक है, तो आज का प्रोग्राम हम लोग करेंगे यहीं पे दी एंड, उम्मीद है। ठीक है, आज का प्रोग्राम यहीं पे करेंगे दी एंड। ठीक है, बाकी मिलेंगे कल, तब तक के लिए ओके, टाटास, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू।